Good morning, everyone. Hope you all are fine. Dear students, today we are going to finish our fourth chapter of geography. Yesterday we have done air pressure and wind. Today we will do cyclone and moisture. I am going to explain you this chapter and hope you will watch the video very carefully and try to understand. If there is any confusion, you can call me anytime. So let's start your fourth chapter of geography, and the topic is cyclone. Cyclone, nature's fury. Here we are talking about the cyclone that hit Odisha on 17-18 October 1999. This cyclone was originated in Bay of Bengal, and Odisha is considered to be prone to cyclones. It is the area where cyclones come so many times. Another super cyclone occurred after 9 or 10 days of the above mentioned cyclone on 29 October 1909, and that devastated large portion of the state. पूरे स्टेट को जो है, एक स्टेट के बड़े पोर्शन को इसने हिलाकर रख दिया. The damages caused were mainly due to three factors. There were three factors, three reasons जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ. First is wind velocity, wind की speed, then rain and tidal surge. समुद्र में जो उफान आया, ठीक है. The winds of up to 260 किलोमीटर पर आवर. जो विंड की स्पीड थी वो 260 किलोमीटर पर आवर थी, और जो कि 36 आवर तक वहां पर चली. 36 आवर्स तक वहां पर चली. एंड दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज. और इतनी स्पीड से हवा जो चल रही थी, बहुत से पेड़ों को उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया. कच्चा हाउस डैमेज हो गए, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो शेड्स थे उनकी रूफ टॉप्स जो है वो उड़ाकर ले गई हवा अपने साथ. एंड अदर हाउसेज वर ऑल्सो ब्लोन अवे. पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कंप्लीटली. जो वहाँ पर पावर सप्लाई थी, टेलीकॉम लाइन्स थी, इवन वाटर सप्लाई, एवरीथिंग वॉज डिस्टर्ब्ड, एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड. हैवी रेन ऑकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लोन. एंड इसी साइक्लोन की वजह से वहाँ पर जो है हैवी रेन हुई for 3 days continuously. These rains led to flooding in major rivers of Odisha. और इस continuous rain की वजह से जो ओडिशा की major rivers थी उसमें flood आ गया. And the cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland. और जो cyclonic ये winds थी उनकी speed इतनी ज़्यादा थी कि वो समुद्र की जो लहरें थी उनको भी अपने साथ लेकर आई, और ओडिशा के अंदर 20 किलोमीटर अंदर आ गई स्टेट में. एंड यू कैन इमेजिन 20 किलोमीटर इज अ बिग एरिया जहाँ पर समुद्री लहरें बहकर आई एंड ब्रॉट मासिव डिस्ट्रक्शन टू द कोस्टल एरियाज. और जो कोस्टल एरियाज थे, समुद्र के किनारे के एरियाज थे जिनको हम कोस्टल एरिया कहते हैं, वहाँ पर जो है मासिव डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत नुकसान हुआ. और विंड्स की जो टाइडल वेव थी उसकी हाइट मालूम है कितनी थी? इट वॉज 7 to 10 मीटर हाई. दैट इंट्रूडेड सडनली, जो अचानक से आई थी, लोगों को ज़रा भी खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड कोज्ड मासिव डैमेज टू द स्टैंडिंग पैडी क्रॉप्स. और वहाँ पर जो राइस की जो क्रॉप्स थी, पैडी धान की जो फसल थी, उसके जो वहाँ पर उसको बहुत नुकसान हुआ. देन cyclone originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25 October 1999. 25 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन फिर आया. कहाँ पर? गल्फ ऑफ थाईलैंड में, जो कि पोर्ट ब्लेयर के ईस्ट में था. ग्रेजुअली मूव्ड इन अ नॉर्थ वेस्ट वॉर्ड डायरेक्शन. और धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया. इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन. और एक सुपर साइक्लोन में ये चेंज हो गया एंड हिट द एरिया बिटवीन इराजमा एंड बालीकुडा इन ओडिशा. और ओडिशा के इन दो एरियाज में उसने हिट किया ऑन 29 अक्टूबर. कब? मॉर्निंग में 10:30 में.
The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack. जो सुपर साइक्लोन आया था अब कहाँ पर, पूरे एरिया को, जो कोस्ट ऑफ ओडिशा था उस उनके साथ साथ भुवनेश्वर एंड कटक के शहर में वो भी बहा कर ले गया। भुवनेश्वर इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा। और इसके साथ साथ 28 कोस्टल टाउन्स और भी थे जो कि इससे अफेक्टेड हुए। अबाउट 13 million पीपल्स वर अफेक्टेड। A large number of livestock. Livestock means the animals we were having at our home. In Odisha में जो लोगों के पास livestock था, animals थे, a large number of animals, large number of livestock were killed, cow, buffalo, and all these. Standing crops of paddy, vegetables, and fruits were heavily damaged, and due to salinization caused by tidal surge. We all know that ocean water is saline water. It is salty and salty water is not good for cultivation. और जब जो टाइडल सर्ज की वजह से जो टाइडल वेव्स थी वो 20 किलोमीटर जो है अंदर आई थी, तो इसकी वजह से लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो क्या हो गई, इनफर्टाइल हो गई, बिकॉज द वाटर वॉज सलाइन। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल, टीक, बैम्बू प्लांटेशन हैव डिसअपियर्ड। जो बहुत सारे वहाँ पे साल, टीक, बैम्बू के जो ट्रीज थे, जो प्लांटेशन थी, वो सब डिसअपियर हो गए। एंड द मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क ऑल्सो वैनिश्ड, दे ऑल्सो डिसअपियर्ड इन दिस साइक्लोन। You can guess how destructive a cyclone can be, है ना। Now moisture, what is moisture? It is numbing, है ना। When you feel dry in winter, what will you apply? You apply some moisture on your skin. अपने स्किन में मॉइस्चर लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो to get the skin moisture, to get rid of dryness. तो मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चराइजर क्या देता है आपकी स्किन को, नमी देता है, मॉइस्चर देता है ना। सो मॉइस्चर इसमें क्या है, When water evaporates from land, जब वाटर जो है लैंड से इवेपोरेट होता है एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज से इवेपोरेट होता है, तो क्या बन जाता है वो, वाटर वेपर। और मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इट कैन बी योर इंटरनल, व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, देन द आंसर विल बी मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। Nowadays यू आर फीलिंग कि आपको हवा में नमी फील होती है, इट इज ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, जब हवा में वाटर वेपर फुल होते हैं, ज्यादा होते हैं, वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। उस दिन को हम कहते हैं कि टुडे इज अ ह्यूमिड डे एंड वी डोंट फील कंफर्टेबल ऑन अ ह्यूमिड डे। एज द एयर गेट्स वार्मर, जैसे जैसे हवा गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, और उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो बढ़ जाती है। एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। जितनी क्वांटिटी एयर में वाटर वेपर की ज़्यादा होगी उतना वो दिन ज़्यादा ह्यूमिड होगा। एंड ऑन अ ह्यूमिड डे क्या होता है, क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई, क्लोथ्स को जो है ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में। एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजिली, और हमारा पसीना भी जल्दी से नहीं इवेपोरेट होता, नहीं सूखता। तो व्हेन यू आर फीलिंग दिस टाइप ऑफ थिंग कि आपको पसीना आ रहा है और इट इज़ नॉट इवेपोरेटिंग इजिली, देन इट मीन्स द डे इज फुल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड इट मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, और इसकी वजह से हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। एक ह्यूमिड डे में भी ऑलवेज फील स्टिकी, चिपचिपा फील होता है हमें हमारी स्किन पर। एंड व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, और जब वाटर वेपर राइज होते हैं, जब ऊपर जाते हैं, गर्म हवा गर्म होकर ऊपर जाती है, तो जैसे वाटर वेपर ऊपर जाएंगे इट स्टार्ट्स कूलिंग, और ये ठंडा होना शुरू हो जाते हैं, और इसे कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, आपने किया होगा पहले भी ये कंडेंसेशन के बारे में। एंड द वाटर वेपर कंडेंसेज causing formation of droplets of water,
और जब वाटर वेपर ठंडे होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो क्या बन जाते हैं? पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। एंड क्लाउड्स जो हैं आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, और जो हमारे बादल हैं वो ऐसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स के मासेज हैं। When these droplets of water become too heavy, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट इतने हैवी हो जाते हैं कि वो हवा में फ्लोट नहीं कर पाते, नहीं तैर पाते, then they come down as precipitation, तब वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। Now jet planes flying in the sky leave a white trail behind them. आपने देखा होगा कभी कभी जब जेट प्लेन फ्लाई करते हैं स्काई में, तो आपने कभी नोटिस किया कि कभी कभी उनके पीछे एक वाइट ट्रेल नजर आती है, पूंछ होती है नजर, ऐसे सीधा उनके पीछे जा रही होती है। ये क्या होता है? दिस इज द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंसेस। जो उनके इंजन में मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो रहा होता है, ठंडा हो रहा होता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, और वो हमें ट्रेल जो है थोड़े टाइम के लिए दिखती है। वो कब दिखेगी? व्हेन देयर इज नो एयर। अगर हवा होगी तो वो आपको नहीं दिखेगी, बिकॉज हवा उसको बिखेर देगी। तो क्योंकि उसको डिस्टर्ब नहीं होता, हवा नहीं होगी तो वो जो ट्रेल है वो आपको बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई देगी। ठीक है। नाउ प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ। जो प्रेसिपिटेशन, जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं हैवी होकर अर्थ में नीचे आते हैं इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेन। उसको हम क्या कहते हैं? रेन कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, एंड वी ऑल नो कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर से आता है। तो आपने जब हमारा यहाँ पर रेनफॉल कम होता है तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चला जाता है, एंड व्हेन रेन वाटर इज सफिशिएंट देन जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर आ जाता है। जब वाटर लेवल नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल जो नीचे जाएगा, तो पानी की शॉर्टेज फील होती है हमें, राइट। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, ग्राउंड वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो पानी, वो जो है वो सॉइल को मॉइस्ट रखते हैं, नम रखते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, अगर पेड़ों हिल साइड्स पर, पहाड़ों पर पेड़ों को काट दिया जाए, एंड रेन वाटर फ्लोज द बेयर माउंटेन्स, और उन बिना पेड़ की ट्री लेस माउंटेन से अगर पानी बहकर नीचे आएगा तो इट कैन कोज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो लो लाइंग एरियाज है, जो पहाड़ों के नीचे का एरिया है, वो फ्लडेड हो जाएगा। बट इफ देर आर ट्रीज, माउंटेन हिल साइड्स पर अगर पेड़ हैं, तो जो पानी बहकर आ रहा है तो उसमें अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज। ट्रीज उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, तो अगर हम देखें इनको, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। वट आर दे? द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द orographic rainfall and the cyclonic rainfall. See in the picture, it is cyclonic rainfall. It happens when a cyclone occur. जब साइक्लोन के साथ जो रेनफॉल होती है उसमें साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, उसको कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, और इसमें कोल्ड और वार्म दोनों एयर जो है मिलती हैं। देन orographic rainfall, it happens on mountains, कि जब नीचे से जो मॉइस्ट, जो इसमें जो हवा होती है दैट इज फुल ऑफ मॉइस्चराइजर, ये जब मॉइस्ट एयर जब ऊपर जाती है, ऊपर जाकर ये यहाँ पर कंडेंस होकर नीचे आती है, राइट। देन कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसमें जो हवा है वार्म एयर, इट इज मॉइस्ट एयर, एयर वार्म एयर। जब जमीन पर सन की हीट से हवा गर्म हो जाती है, देन ये ऊपर की तरफ उठती है, बिकॉज हवा गर्म होने के बाद क्या होती है, इट बिकम्स लाइट, वो हल्की हो जाती है और ये ऊपर की तरफ जाती है। एंड ऊपर जाकर जब हवा ठंडी हो जाती है तो इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, क्या होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर क्या करते हैं, क्लाउड्स का जो है रूप ले लेते हैं, और उसके बाद क्लाउड्स में जब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी हो जाते हैं, दे कांट फ्लोट इन द एयर, दे कम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसको हम रेन कहते हैं, राइट। नाउ हाउ रेनफॉल इज important for the survival of plants and animals. Yes beta, rainfall is very important for the survival of plants and animals. Why?
बिकॉज इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, क्योंकि रेनफॉल से जो है अर्थ पर सरफेस पर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है. इफ रेनफॉल इज लेस, अगर रेनफॉल कम होगी तो व्हाट विल हैपन, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी हो जाएगी. एंड ड्रॉट ऑकर, और सूखा पड़ जाएगा. वी कांट डू एग्रीकल्चर एवरीवेयर, जहाँ पे भी हम देखेंगे वहां पर सूखा होगा, ग्रीनरी नहीं होगी. एंड ऑन द अदर हैंड, अगर जो बारिश है, इफ रेनफॉल इज मोर, देन व्हाट हैपन, फ्लड्स टेक्स प्लेस, तो बाढ़ आने की जो है पॉसिबिलिटी बन जाती है. ठीक है, नाउ योर चैप्टर इज ओवर. आई होप आपको समझ में आया होगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सरसाइज. Which of the following gases protect us from harmful sun rays? Answer is ozone. The most important layer of the atmosphere is troposphere. Which of the following layers of the atmosphere is free from clouds? That is stratosphere. As we go up the layers of atmosphere, the pressure increases. When precipitation comes down to the earth in liquid form, it is called rain. Now, the following trade winds are permanent winds, local wind, monsoon, seasonal wind, and wind, horizontal movement of air. That was your exercise, and question answers will be sent to you. So complete your notebook and submit it. Thank you.